हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, अब बच्चों प्रीवियस लेक्चर तक हमने काफी सारी विद्युत क्षेत्र की बात कर चुके हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम वापस से विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे। बट बच्चों आज का जो लेक्चर है वो विद्युत क्षेत्र पर अंतिम आपका लेक्चर है। अंतिम से मेरा तात्पर्य ये है कि आज के लेक्चर में हम सिर्फ विद्युत क्षेत्र के बारे में बात इसके बाद के लेक्चर्स में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद के लेक्चर्स जो है डायपोल है, यानी विद्युत द्विध्रुव है, गाउस का नियम है, ये सभी जो नियम है वहां पर भी हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम आज के बाद विद्युत क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सेपरेटली हम विद्युत क्षेत्र के बारे में अब बात करना बंद कर देंगे। आज के लेक्चर में विद्युत क्षेत्र के किस तरीके से और हम विद्युत क्षेत्र को कैलकुलेट कर सकते हैं वो सारी चीज हम सीखेंगे। प्लस जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आने वाला है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा न्यूमेरिकल बेसिस, यानी कि उसमें हम अभी तक के सभी आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी हम आंकिक प्रश्न इससे रिलेटेड है विद्युत क्षेत्र से या विद्युत बल से, उन सभी को कंबाइंड फॉर्म में उस नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। सिर्फ आज के लेक्चर में हम सिर्फ आवेश के बारे में बात करेंगे। आवेश को अगर किसी विद्युत क्षेत्र में गति करवाएं, आज के बाद कंटेंट के बारे में देख लेते हैं। पहला है आवेश की विद्युत क्षेत्र में गति। आवेश की विद्युत क्षेत्र में गति, या आवेश जो है विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार से गति करेगा। ठीक है, ये वही है। हाँ बिल्कुल 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 सही समझ रहे हो आप लोग। F इजिकल टू क्यू इंटू ई वाला है ना, उसी से रिलेटेड उसी को और आगे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा कंटेंट हमारे पास है पराविद्युतांक वाला। पराविद्युतांक से रिलेटेड एक छोटी सी बात मुझे आपको समझानी है। पराविद्युतांक इससे रिलेटेड मेरे को छोटी सी बात क्या समझानी है, वो है सापेक्ष पराविद्युतांक। सापेक्ष परगामिता जो भी है, सापेक्ष पराविद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। जो तीसरा पॉइंट है वो होगा हमारा विद्युत बल रेखा है कि विद्युत बल रेखा होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, और आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, वो सारी चीजें। बच्चों आवेश के विद्युत क्षेत्र में गति पढ़ाने का रीजन ये है कि आपके एनसीईआरटी में लास्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मेन उसमें सिर्फ कंसेप्ट ज्यादा नहीं दिया, उसने सिर्फ ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद एनसीईआरटी में लास्ट में एक क्वेश्चन जाके उसने इससे रिलेटेड दिया है। ठीक है, तो हमें पूरा टॉपिक उसको समझने के लिए पहले उस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आवेश की विद्युत क्षेत्र में गति। हेलो ओके बच्चों, तो बात की जाए इसकी किसकी, यूनिफॉर्म समरूप विद्युत क्षेत्र की। सॉरी क्या किसकी बात की है, समरूप। ओके, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन पकड़ता हूं या कोई भी एक आवेश ले लिया। आवेश यहां पर मेरे पास सबसे और कोई आवेश मिला नहीं, तो मैंने क्या लिया, एक अपनी जेब से इलेक्ट्रॉन निकाला और इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ पे रख दिया। हाँ सर बहुत बढ़िया करें। अब ये जो मेरी जेब से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है, मैंने इसे यहाँ पे रखा। मैंने इसको रखा ही नहीं, साथ में v वेलोसिटी के साथ में भगा दिया, क्योंकि इसको v नॉट वेलोसिटी के साथ में धक्का मारा। तो कुल मिला के जब मैंने यहाँ था, मैं यहाँ था, तो मैंने इसको इधर धक्का मारा। तो बच्चों मैं अगर यहाँ आउटपुट में चेक करूं तो मुझे कहाँ मिलना चाहिए था, ये इस पॉइंट पे मिलना चाहिए। मुझे कहां मिलना चाहिए था, पॉइंट नंबर 1 पे मिलना चाहिए। ये साला नालायक मुझे कहां जाके मिला, पॉइंट नंबर 2 पे। कहां जाके मिला नालायक, पॉइंट नंबर 2 पे। यानी कि मिलना चाहिए तो यहां मिला, यहां। इसका मतलब इसका एक्चुअल पोजीशन से जो रियल पोजीशन है वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। यानी ये अपने पथ से विचलित हो चुका है, अपने मार्ग से भटक चुका है। आप भी भटकते हो बच्चों, कोचिंग जाते हो कहां चले जाते हो, पार्क में चले जाते हो, तो आप भी अपने पार्क से भटक रहे हो सर, बस ठीक है चलो। तो ये जो y क्या है, ये y पथ विचलन, y क्या है, पथ का विचलन। इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेक्शन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन, या फिर शिफ्टिंग, या फिर
शिफ्टिंग, खैर कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या कहेगा कि कितना विचलन होगा या अपने पथ से कितना विचलित होगा वो निकालो। ओके, ये तो हो गया लेंथ की फॉर्म में विचलन, ये तो क्या हो गया लेंथ, लंबाई की फॉर्म में या दूरी की फॉर्म में विचलन। बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो क्या वो टेंजेंट इससे एक एंगल बनाएगी थीटा एंगल, वो टेंजेंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल बनाएगी थीटा। तो ये थीटा क्या हुआ, थीटा कोणीय विचलन, थीटा क्या हो जाएगा कोणीय विचलन। मतलब अगर दूरी की फॉर्म में विचलन पूछे तो y निकाल के दे दो, और अगर एंगल की फॉर्म में पूछे तो थीटा निकाल के दे दो, उसमें क्या दिक्कत है भाई। तो अब हम दोनों का मुख्य कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है और थीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा ये सारा सीन क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन रखा, अब इलेक्ट्रॉन पर क्या है नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज है तो वो माइनस की तरफ जाएगा या प्लस की तरफ जाएगा, माइनस से तो दूर भागेगा और प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि टोटली जो उसका पाथ है वो कैसा होगा इधर। और मेरी वेलोसिटी किधर थी, मेरी वेलोसिटी किधर थी इधर, मैंने वेलोसिटी दी इधर, फोर्स बोलता है नहीं इधर से, तो ये रिजल्टेंट किधर आएगा इस तरीके से सीधे कर्व बन जाएगा। मैं तो क्या बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, मैं तो बोल रहा हूँ सीधे जा, सीधे जा। फोर्स क्या बोल रहा है नहीं ऊपर आ, ऊपर आ, तो ये क्या करेगा अपने पाथ को इस तरीके से कर्व बना देगा। लो दोनों की बात मान लेता हूँ, क्यों सीधा भी जा रहा है और धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है। ये थोड़ी सी कुछ शेप है ना भाई, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग बना भी लेना, ठीक है। अब ठीक है, हाँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। बच्चों ये कर्व है, वक्र की फॉर्म में बन रही है, बिल्कुल बन रही है। तो बच्चों हम क्या गए 2D शेप। अब आपने पढ़ा होगा 11th में, बस सर 11th की बात नहीं, 11th में हमने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं। प्रक्षेप्य गति तो बिल्कुल पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। हाँ इसको आप पहले x अक्ष के अलोंग सोल्व करते थे, फिर y अक्ष के अलोंग सोल्व करते थे, याद है। x अक्ष के अलोंग सोल्व करी, फिर y एक्सिस के अलोंग सोल्व करी, फिर उन दोनों को मर्ज करके अपने प्रक्षेप्य गति की समीकरण निकाली थी। पता होगा तो कोई बात नहीं पता है तो हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सेम चीज करने वाले हैं। पहला प्यार है, पहले मैं क्या करूंगा x अक्ष के अलोंग कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं क्या करने वाला हूं y अक्ष के अलोंग कैलकुलेशन करने वाला हूं। पहले x एक्सिस को लेना है, फिर y एक्सिस को लेना है। क्या हो जाएगा क्या, हाँ हो तो सकता है। देखो कैसे, पहले x एक्सिस के लिए हम हमारा हथियार असला बारूद इकट्ठा करते हैं। पहला बारूद, पहला हथियार इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, ये कितनी है v0 पता है, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितनी है fx, डिस्टेंस कितनी चला बच्चों, इस प्लेट की लंबाई जो है x है, तो ये डिस्टेंस कितनी चली स्मॉल x, बहुत बढ़िया। मान लो टाइम लिया t। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों। देखो इसमें क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, क्योंकि मैंने तो v0 वेलोसिटी थी, उसके बाद में वेलोसिटी को वेरी करवाया नहीं, वेलोसिटी को वेरी करवाया नहीं तो एक्सीलरेशन आया ही नहीं, एक्सीलरेशन आया नहीं तो एक्सीलरेशन यहाँ पे 0, ठीक है। फिर इससे ये फोर्स तो लिखो। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज पर फोर्स या आवेश पर बल लगेगा वो क्या लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू ई। क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन लिया, सो इलेक्ट्रॉन लिख दिया ई। अब आपको अच्छे से पता है कि जिधर विद्युत क्षेत्र जाएगा उधर ही विद्युत बल भी लगेगा, जिधर विद्युत क्षेत्र जाएगा उधर ही बल भी जाएगा, ठीक है। या तो हाँ सेम डायरेक्शन में हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो, ये विद्युत क्षेत्र इधर बल इधर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो विद्युत क्षेत्र भी इधर होगा तो बल भी इधर होगा, या ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं, तो यहां पर तो एक्सीलरेशन भी अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं इस पर इक्वेशन लगा रहा हूं, ये लगा दूं, इससे मुझे क्या मिलेगा t मिल जाएगा। देख s x की जगह रखा x, u x की जगह v0, टाइम की जगह t, a x की जगह 0, तो ये पूरी टर्म क्या होगी बेटा 0 होगी, तो आंसर आ गया t इक्वल टू x अपॉन v0। आंसर क्या गया t इक्वल टू x अपॉन v0। यहां से मुझे क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया टाइम मिल गया मुझे x अपॉन v0, यानी कि यहां से लेके यहां तक
स्टार्टिंग से लेके ओ पॉइंट से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके सेकंड नंबर पर तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, x अपॉन v नॉट टाइम लगा। कितना टाइम लगा, x अपॉन v नॉट। अच्छा ये टर्म जीरो कैसे हुई, अरे भाई ax जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करो तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो लिखने की जरूरत है क्या, v नॉट x इंटू हाफ जीरो इंटू टी लिखता, फिर ये वापस पूरी टर्म को जीरो लिखता है ना, फिर इन दोनों को वापस से सेम लिखता, तो क्या मतलब है, डायरेक्ट आंसर कर दिया। बड़े हो चुके हो आप। y एक्सिस की बात कर लेते हैं। y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी, y में कोई वेलोसिटी में देने वाला, मैं यहां से y में वेलोसिटी दे रहा हूं क्या, नहीं दे रहा, सिर्फ वेलोसिटी किस में दी मैंने, x एक्सिस में, तो y में वेलोसिटी कोई भी नहीं है। ay यहां से निकल सकती। सर अगर आप इस तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका एक्सेलरेशन आपने मुझे ये सिखाया था, QE by L, याद कर, हाँ जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ चार्ज Q की जगह इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, E ये मैं प्रीवियस लेक्चर में निकालना सिखा चुका हूँ, याद है, अल्फा पार्टिकल के लिए भी निकाला था, प्रोटॉन के लिए भी निकाला था, यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया, बात खत्म। ठीक है, टाइम दोनों में सेम ही लग रहा है भाई, जितना यहाँ से यहाँ लग रहा है हॉरिजॉन्टली के लिए जितना टाइम ले रहे हो उतना ही वर्टिकल के लिए भी तो ले रहे हो, तो टाइम तो दोनों में सेम है। और टाइम आप कैलकुलेट कर चुके हो, x अपॉन v नॉट हो गया। अच्छा एस वाई में कितना चला, y में कितना चला, ये चाहिए, और यही आपको फाइंड करना है, y में कितना चला स्मॉल y, और स्मॉल y की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। चलो किया जाए, एस वाई इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगा दो, ये भी y ओके, एस वाई की जगह स्मॉल y, यही डिफ्लेक्शन है, यही विचलन है जो आपको दूरी की फॉर्म में निकालना। u y की जगह ओ जीरो, भाई u y तो कितना है जीरो, प्लस हाफ a y की जगह क्या पुट करो, e अपॉन स्मॉल m, t की जगह x अपॉन v नॉट का स्क्वायर, x अपॉन v नॉट का स्क्वायर, सोल्व कर लो इसे इजीली, जीरो प्लस है तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट ही सोल्व कर लो। ऊपर क्या है, e x स्क्वायर अपॉन 2m v नॉट का स्क्वायर, 2m v नॉट का स्क्वायर। ये क्या आया, ये आया y आपका डिफ्लेक्शन, ये क्या आया, दूरी की फॉर्म में विचलन। अगर वो आपसे पूछे कि कितना सेंटीमीटर विचलित हुआ अपने पहले वाले पास से, तो इतना सेंटीमीटर विचलित हुआ कि इतना, पुट कर दो आंसर निकाल दो। अगर एंगल निकालने की बात करें तो एंगल भी निकालते हैं, पहले यहां तक कैलकुलेट करो, इससे बाद में हम थोड़ा सा एंगल वर्सेस एंगल निकालेंगे। बच्चों आप कैलकुलेट करो, साथ में आप एक चीज और करो कि x में फाइनल वेलोसिटी निकालो, y में भी फाइनल वेलोसिटी निकालो, दोनों में फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो। फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन मत पूछना, फिर भी लिख देता हूं, दोनों में ये इक्वेशन लगाओ, x में y में अलग अलग आएगी, ठीक है, वैल्यू आपको सबकी पता है। फाइनल वेलोसिटी x में निकालो, फाइनल वेलोसिटी y में निकालो। तब तक मैं एनर्जी लेके आता हूं। ओके बच्चा, अब बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। क्या होगा सर, सिंपल सा है, u प्लस at अप्लाई कर दो क्या, बिल्कुल कर दो। टाइम आपको पता है x अपॉन v नॉट रखना है, गलती मत कर देना, गोली मार दी जाएगी, बिल्कुल ठीक है सर। vx इज इक्वल टू ux की जगह क्या पुट किया, v नॉट प्लस ax की जगह 0 इंटू टी वापस से 0 ही होता है सर, तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हो, यानी कि x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी भी कितनी मिलेगी, v नॉट मिलेगी। x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी मिलेगी, v नॉट, कितनी मिलेगी, और ऑब्वियसली बात है बच्चों ये मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर वेलोसिटी में x में कोई चेंज नहीं किया, वेलोसिटी में x में कोई चेंज नहीं किया, तो स्टार्टिंग में v नॉट थी तो एंडिंग में भी क्या मिली, v नॉट। और अगर मैं बीच में किसी पोजीशन पे पूछा तो भी मुझे क्या मिलती, v नॉट मिलती, क्योंकि x में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा। टू पैच बात करते जाए इसकी, v इक्वल टू u प्लस at ay uy, ओके मेरे भाई। अब uy की जगह पुट किया 0 प्लस ay की जगह पुट किया e अपॉन m, टाइम की जगह पुट किया x अपॉन v नॉट। सो ये थोड़ा सा बड़ा आया, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा, e x अपॉन m इंटू v नॉट। पूरा भाई साहब
वेलोसिटी है या वेलोसिटा, चलो फाइनल वेलोसिटी क्या मिलेगी, ये इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजी मिली है आपको फाइनल वेलोसिटी में। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी थोड़ी सी आपकी चेंजेस आएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको ये रफ कर रहा हूँ। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो वीडियो पॉज किया और कॉपी कर लीजिए, बाकी मैं तो अपनी मर्जी चलाऊंगा, मजा आएगा। अब देखो मुद्दे की बात, अब आपके पास क्या क्या टर्मिनोलॉजी मिल चुकी है जरा देख लेते हैं साइड में लेके जाके। आओ भाई, वी एक्स क्या मिला था आपको, वी नॉट, वी एक्स क्या मिला था, वी नॉट, वेरी गुड। वी वाई क्या मिला आपको, स्मॉल ई ई यक्स अपॉन यम इनटू वी नॉट, ये मिला, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी डीपली जाके बात कर लेते हैं। देखो इस पॉइंट पर ये जो थीटा बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से। अब मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरीके, रिजल्टेंट मोशन क्या है इसकी, इस तरीके की। यानी कि जो फाइनल जो गति करेगा वो किस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में गति करेगा। यानी कि इसकी वेलोसिटी का जो परिमाण है, यानी कि इसके वेग का जो परिमाण है वो किधर आएगा, इधर आएगा। ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो बच्चों थीटा से ये वाला कंपोनेंट, ये वाला घटक लूं तो ये कौन सा घटक होगा, वी एक्स घटक। ये कौन सा घटक होगा, वी वाई घटक। अरे हाँ, अच्छा बच्चों अगर मैं टेन थीटा निकालूं, अब एक बात, क्या इस वेक्टर को मैं यहां लिख सकता हूं इस तरीके से, ये लो, ये क्या हो गया, वी वाई घटक। अरे भाई इस घटक को इधर भी लिखा जा सकता है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। नहीं पता हो तो वेक्टर में जा, वेक्टर की प्लेलिस्ट में सर्च कर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वहां पर सिखाया है पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। तो इस वेक्टर को मैं यहां भी लिख सकता हूं, वी वी वाई यहां लिखो या यहां लिखो, बात एक ही है। यहां लिखो या यहां लिखो, बात एक ही है। अब बच्चों ये मेरा कुछ इस तरीके से सीन बनेगा, वी एक्स वी वाई और ये तुम्हारा वी आर, यहां इसके बाद में एंगल है थीटा एंगल। तो बच्चों अगर मैं टेन थीटा निकालूं क्या मिलेगा मेरे को, टेन थीटा वी वाई अपॉन वी एक्स। अरे टेन थीटा क्या होता है भाई, तुम लोगों को पाप लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दो पी वाई अपॉन वी एक्स, सॉरी वी वाई अपॉन वी एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई की जगह ये पुट कर दो, वी एक्स की जगह ये पुट कर दो, टेन थीटा की वैल्यू निकालो। वी वाई की जगह पुट करो ई ई एक्स अपॉन एम वी नॉट, ओके। वी एक्स की वैल्यू पुट करो वी नॉट, इसको सोल्व करो, आंसर निकालो। टेन थीटा इज इक्वल टू ई ई एक्स अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर, एम वी नॉट का स्क्वायर, ये आ गया थीटा। यानी कि अगर आपको एंगल की फॉर्म में विचलन निकालना हो तो ये आ गया, और दूरी की फॉर्म में विचलन तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये बच्चों ये था आपके, सर आपने तो थीटा, अरे ये टेन थीटा ये ले यार, इनवर्स कर ले इसका, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये ले। अब ऐसे लिख ले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अब ये मैं पूछ रहा हूं टेन इनवर्स कैसे हो गया, गोली मार दूंगा फोन में से निकल गया मैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन सब की, तो आवेश से रिलेटेड, आवेश की गति हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से अभी आवेश चाहो तो आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति भी करा सकते हो। आप चाहो इसमें एसएचएम से सरल आवर्त गति करवाओ, आप चाहे इसमें सर्कुलर मोशन करवाओ यानी वृत्तीय गति करवाओ, चाहो जो करवाओ, उससे बहुत भन्नाट और बहुत झक्कास तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में भी एक आधा क्वेश्चन मैं आपको इसमें सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब इससे बात रिलेटेड आ जाता है कि एनसीईआरटी में इससे बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, वो क्या पूछा गया उसकी बात करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे चलते हैं, टॉपिक समझ में आया, ओके बच्चों। तो ये इस तरीके का एक बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा उसने क्या किया कि इस तरीके से दो प्लेट ली और दोनों प्लेटों के बीच में तीन अलग अलग उसने चार्ज लिए। मान लो ये लिया Q1, ये लिया Q2, ये लिया Q3। इन सबको वेलोसिटी देके बोलते निकल लो पतली गली। अब उसने देखा कि पहले वाला जो चार्ज
दूसरे वाला चार्ज मुझे यहाँ मिला, तीसरे वाला नालायक कहीं और ही मिला। पहले वाला कहाँ मिला? यहाँ, दूसरे वाला यहाँ, और तीसरे वाला नालायक खड़ा यहाँ बैठा हुआ है। अब हुआ क्या ऐसा, उसने ये पूछा कि पहले तो बताओ आवेशों की चिन्ह क्या है, यानी कि आवेशों की प्रकृति क्या है, कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, आपको भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है कि आप इसका जवाब बिना पेन पेपर के उठा के नहीं दे सकते। अरे यार, Q1 किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव। Q2 भी किधर जा रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ कौन जाता है? नेगेटिव। यानी कि Q1 और Q2 क्या है? Q1 और Q2 क्या है? नेगेटिव चार्ज है, बोले तो ऋण आवेश है। दोनों क्या है? ऋण आवेश। बोल हाँ या ना? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया। Q3 की बात कर, ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी कि ये कौन सा हो गया? धनावेश हो गया। तो पहला तो आपका काम खत्म। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवेश संहति अनुपात, बोले तो Q/N। अब ये देखो, इसकी बात करते हैं। विचलन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? यहां से मान लो अगर मैं चार्ज हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्यू रख देता हूं, मुझे नहीं पता इलेक्ट्रॉन की है क्या है, तो Q/N। अब Q इसको कांस्टेंट मान लो, E को, X to V0 सभी को कांस्टेंट मान लो। थोड़ी देर के लिए हम क्या देखेंगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? विचलन Q/M पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? विचलन किस पे निर्भर कर रहा है? Q/M के रेशियो पे निर्भर कर रहा है। यानी कि जिसका विचलन ज्यादा उसके लिए इन दोनों का रेशियो ज्यादा, यानी कि जिस आवेश का विचलन ज्यादा होगा उसका आवेश संहति अनुपात भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यहां देखो, यहां स्त्री के लिए सबसे ज्यादा विचलन है, यहाँ पे किसके लिए विचलन ज्यादा है? ये थोड़ी सी ड्राइंग में मिस्टेक हुई है, बाकी स्त्री का विचलन सबसे ज्यादा। सो जो आवेश संहति अनुपात है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? आवेश संहति अनुपात सबसे अधिकतम किसके लिए होगा? Q3 के लिए अधिकतम। देखो भाई, अधिकतम होगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा सा था, क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल छोटा था, लेकिन इसे पढ़ने के लिए, सोल्व करने के लिए मुझे पहले विचलन होना चाहिए, और विचलन कहां से है? जो मैंने डेरिवेशन करवाया। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ही कर देते, डायरेक्ट उसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि ये चीज नहीं पढ़ाते हैं, विचलन निकालना कि एक्चुअली में आवेश किस तरीके से गति करेगा, तो डायरेक्ट क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कि जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा उसके लिए आवेश संहति अनुपात ज्यादा, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली सोल्व करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जाना पड़ेगा, जिसकी नाम है आवेश की विद्युत क्षेत्र में गति, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का वह मान ज्ञात करो जो प्रोटॉन के भार को संतुलित करे। विद्युत क्षेत्र का वह मान ज्ञात करो जो प्रोटॉन के भार को संतुलित करे। सपोज केस समझ लेते हैं, सीन क्या क्रिएट हुआ है, सीन ये क्रिएट हुआ है, इस बार थोड़ा सा चेंज है, ऊपर लिया मैंने माइनस और नीचे लिया मैंने प्लस, 2 हो गया, खत्म का। इस तरीके से वापस से आपको विद्युत क्षेत्र ये विद्युत क्षेत्र ओके। मान लो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोटॉन मैंने लाके रख दिया, मेरी जेब से निकाला और प्रोटॉन यहाँ पे रख दिया। अब आपको पता है, मुझे भी पता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, धनावेश होता है, तो ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, यानी कि इस पर फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? ओ सर, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। अब वो जो ये है, लेकिन मान लो अगर मैं प्रोटॉन का मास स्मॉल m कैलकुलेट करता हूँ, प्रोटॉन का मास क्या कैलकुलेट किया? स्मॉल m। तो अगर मैं इसको वेट फोर्स से कैलकुलेट करूं, क्या करूं? वेट फोर्स, याद है वेट फोर्स आ गया, 11 पे आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का वह मान ज्ञात करना है जो इस वेट फोर्स को बैलेंस करता है। किस तरीके का सीन है वो मैंने बता दिया है, क्वेश्चन क्या है वो बता दिया है, पूछा क्या गया है वो भी आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है? कैलकुलेट, ई कैलकुलेट करना है, 2 पाई। ओके, कैलकुलेट करो, हो गया? नहीं हुआ? अरे रे 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 रे, इसको उठा के बाहर लेके आओ थोड़ा सा,
इस प्रोटॉन को उठा के बाहर निकालो, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकला, निकाल दिया सर। ये लो, ये आपका प्रोटॉन बाइसेप। कौन है ये? प्रोटॉन बाइसेप। ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इसको आपने एफ फोर्स बोला। हाँ, अब आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उस पर चार्ज q है, उस पर आवेश q है, सो उस पर लगने वाला बल इस तरीके से दिया जाएगा, दिया जाएगा। हाँ, ऐसा तो। अब यहाँ पर बात हो रही है प्रोटॉन की। किसकी हो रही है? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? प्रोटॉन पर आवेश और विद्युत क्षेत्र का मान। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है सर, उसमें क्या बात है भाई, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर तो होता है, बट वहां माइनस रखते हो, यहाँ पे प्लस रखते ना, उसमें क्या है सर? ओके, चलो ठीक है। यानी कि ये वाला काम तो खत्म। इसका आंसर आएगा E इंटू ई। ई की जगह रख दो इलेक्ट्रॉन का आवेश और कैपिटल ई आपको फाइंड करना है। दूसरा क्या बोला उसने? उसने एक और चीज बोली कि इस फोर्स को, इस विद्युत बल को कौन बैलेंस कर रहा है? वेट फोर्स। भाई नीचे कौन लटक रही है? माजी लटक गई। नीचे कौन लटका दी? माजी। मान लो इस प्रोटॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, सो इस F को कौन बैलेंस करेगा? माजी। F की जगह रख दिया आपने स्मॉल e, m इंटू जी। अब आपको पता है E की वैल्यू निकालनी है, m इंटू जी अपॉन स्मॉल e रख दो। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको पता है, प्रोटॉन पर आवेश पता है, जी की वैल्यू पता है। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। बता देता हूं मैं आपको। ले 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान। 9.8 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है भाई। इलेक्ट्रॉन पर भी यही आवेश होता है, प्रोटॉन पर भी यही। इलेक्ट्रॉन की बात करता तो माइनस लगा देता, प्रोटॉन की बात कर रहा हूं इसलिए प्लस लगा दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोल्व करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 1.02 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस वैल्यू के लिए प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स, इस वैल्यू के लिए प्रोटॉन पर लगने वाला फोर्स किसको फोर्स बैलेंस कर रहा है? इसके वेट फोर्स को या भार बल को संतुलित करेगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन था इस कंसेप्ट पे रिलेटेड। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नया कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट नया नहीं है, एक्चुअली कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, परावैद्युतांक या परागम्यता। हम स्थिर विद्युत की बल में इसको सोल्व कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड थोड़ा और उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे हम उसमें डीप में पढ़ रहे हैं बच्चे। ठीक है, करो इसको सोल्व। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युतांक। क्या? परावैद्युतांक के सापेक्ष परावैद्युतांक। ये चीज हम पहले भी सुन चुके हैं। कहां पे? जब मैंने आपको स्थिर विद्युत की बल पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बोला? बड़े प्यार से बोला था कि एक आवेश रखा हुआ है Q1 और एक आवेश रखा हुआ है Q2। बोला था? हाँ बोला था। इन दोनों के बीच की दूरी भी मैंने आपको बताई थी, स्मॉल r है, बिल्कुल यही है सर। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, बहुत बात की बात है, लेकिन बल का फॉर्मूला क्या लिखा था? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। K की वैल्यू मैंने आपको क्या दी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। तो बच्चों ये होता है मेन फॉर्मूला एप्सिलॉन, लेकिन हमने किसके लिए सोल्व किया? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या थी? निर्वात की K इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन। 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? परावैद्युतांक। क्या? परावैद्युतांक से मीनिंग क्या है बच्चों? परावैद्युतांक से मीनिंग ये है कि परावैद्युतांक का काम क्या है? परावैद्युतांक क्या है? अपने माध्यम से, खुद में से क्या करेगा? कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा या कुछ इस तरीके का फोर्स जनरेट करेगा कि वो दोनों बल, वो जो निकलने वाला बल है, वो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ब्रेक करने का काम करेगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं देखी। जो परावैद्युतांक का काम क्या है? मान लो ये दो आवेश है, दोनों आवेश के बीच में बल F लग रहा है, तो परावैद्युतांक क्या करेगा?
या माध्यम का पराविद्युतांक की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि K किस पर डिपेंड करता है, माध्यम पर। बल भी किस पर डिपेंड करेगा, माध्यम पर। तो माध्यम क्या करेगा, माध्यम के जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, परमाणु है, माध्यम के जो अणु परमाणु मॉलिक्यूल जो भी आप बोलते हो है, तो वो क्या करेंगे, इस बल को ब्रेक करने का काम करेंगे। इस बल को क्या करेंगे, ब्रेक करने का काम करेंगे, इस बल को तोड़ने का काम करेंगे। जिस माध्यम की सघनता ज्यादा होगी, क्या होगी, सघनता, यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि जिन माध्यम के मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो माध्यम क्या करेगा, इस फोर्स को उतना ही वीक करेगा, इस फोर्स को उतना ही वीक करेगा, स्थिर विद्युत फोर्स को। कौन सा फोर्स की बात कर रहा हूं बच्चों में, स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल को उतना ही कमजोर करेगा। और जिस माध्यम के अणुओं में आपस में नहीं बनती, वो क्या करेंगे, उसका सघनता कम होगी, और जिसकी सघनता कम होगी वो उसका स्थिर विद्युत की बल ज्यादा होगा। अगर बात करता हूं मैं सॉलिड की, बात करता हूं सॉलिड की, सॉलिड बोले तो बिल्कुल जिसके मॉलिक्यूल्स क्या है, बिल्कुल पास पास। अब इन पास पास जो मॉलिक्यूल है, इस माध्यम में क्या लेके आया, एक Q1 आवेश और एक Q2 आवेश लेके आया। क्या यहां पर लगने वाला बल कमजोर होगा, यहां पर लगने वाला जो F बल है वो कमजोर होगा। क्यों, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में भी काफी बॉन्डिंग है। सॉलिड में या ठोस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में बॉन्डिंग क्या है, बहुत ज्यादा। तो वो क्या करेंगे, किसी और को आने नहीं देंगे। तो इनके बीच का जो फोर्स है उसको क्या करेंगे, ये वीक करेंगे, उसके बीच के जो फोर्स को है उसको वीक करेंगे। इसकी जगह पे बात करता हूं वायु की या निर्वात की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, निर्वात की। बिल्कुल वैक्यूम, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं, सब अपना राज, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, या मॉलिक्यूल है तो काफी दूर दूर मॉलिक्यूल। अब अपना राज है यहाँ पे, अगर अपना राज है सो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। इन मॉलिक्यूल्स जो निर्वात के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। अगर कोई बॉन्डिंग नहीं है तो इनके बीच का जो बल है वो क्या होगा, इसके बीच की जो बल लग रहा है, दोनों आवेशों के बीच में जो स्थिर विद्युत बल लग रहा है, क्या उस बल को तोड़ने के लिए कोई आएगा, कोई है ही नहीं, तो कहां से आएगा। अगर इसको नहीं तोड़ा जाएगा, इस बल को तोड़ा नहीं जाएगा, इसका मतलब ये क्या होता जाएगा, धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यानी कि निर्वात में बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि ठोस में बल कमजोर होगा। निर्वात में क्या होगा, बल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आवेश वही है, आवेश वही है, दोनों जगह सेम ही आवेश दिए, बस फर्क कितना है, ये ठोस है और ये निर्वात है। तो निर्वात में ये बल जो होगा, इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा होगा वो ज्यादा होगा, यहां पर बल कमजोर होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, फोर्स फॉर सॉलिड इज लेस देन फोर्स फॉर निर्वात, वैक्यूम लिक्विड, ठीक है। यानी कि जिसके लिए एप्सिलॉन ज्यादा होगा उसका बल कम होगा, और ऑब्वियसली बात है। अब अगर बच्चों मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जगह मैं पुट कर देता हूं ये, K की जगह मैं पुट कर देता हूं डायरेक्ट वैल्यू, K की जगह मैं पुट कर दूं, तो K की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। किसी भी माध्यम के लिए ले रहा हूं तो एप्सिलॉन ले रहा हूं, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं ले रहा हूं। यानी कि F और एप्सिलॉन, बल और पराविद्युतांक में क्या रिलेशन होगा, बल और पराविद्युतांक में इस तरीके का रिलेशन होगा, इस तरीके का रिलेशन होगा। यानी कि जिसका पराविद्युतांक ज्यादा उसका बल कम, और जिसका पराविद्युतांक कम उसका बल ज्यादा। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स हो गए। वेरी गुड। और जो सबसे कम पराविद्युतांक कहां होगा, सर निर्वात में, क्योंकि वहां पर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो सबसे कम, निम्नतम या लघुतम, निम्नतम पराविद्युतांक कहां होगा, कहां होगा, निर्वात में होगा। बच्चे निर्वात में ले लो या हवा में ले लो, वायु में, बात हम सेम करते हैं। निर्वात में लो या वायु में लो, हम कौन सा पराविद्युतांक लेते हैं, एप्सिलॉन।
इसको किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट। गलती से भी इसको ई मत बोल देना, गोली मार दूंगा फोन में घुस के। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। ठीक है, निर्वात की बात करो या वायु की बात करो, एप्सिलॉन नॉट लिया जाता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निर्वात में क्या होती है? मैंने आपको लिखवाई हुई है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। यूनिट निकालो इसकी। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर की यूनिट होगी। ठीक है, ये हो गया बात। अब जैसे जैसे माध्यम बढ़ता जाएगा, यानी कि निर्वात से आप चले जाओ, सॉलिड में चले जाओ, लिक्विड में चले जाओ, वहां पर क्या होगी? एप्सिलॉन कम, एप्सिलॉन बढ़ेगी, एप्सिलॉन क्या होगी? ज्यादा होगी। एप्सिलॉन ज्यादा तो बल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं पानी के एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन फॉर जल, तो एप्सिलॉन जल के लिए होता है 7.12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर सॉरी। और कांच के लिए होता है 3.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो कांच के लिए और कम, जल के लिए और कम। ठीक है, तो जितना एप्सिलॉन इसमें कम होता जा रहा है, इसका मतलब उसके बीच में जो फोर्स है, सॉरी जिससे जितना एप्सिलॉन ज्यादा होता जा रहा है, कांच के लिए और ज्यादा, ये भी ज्यादा और ये भी ज्यादा। तो जितना एप्सिलॉन इन दोनों के लिए ज्यादा होता जा रहा है, इन दोनों में जो बल आएगा, उस बल का मान इन दोनों के लिए क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मान लो निर्वात में आपने लिया Q1 और Q2, इसके बीच में जो फोर्स था वो F0 मान लो, F0 बोले तो निर्वात में बल। तो जो निर्वात में बल है वो इन दोनों, और ये सेम दोनों आवेश कहां लेके चले जाओ? जल में लेके चले जाओ। फिर इन दोनों आवेश को कहां लेके चले जाओ? कांच में लेके चले जाओ। तो जैसे जैसे आप जिस माध्यम में लेके जाओगे, उसका बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एप्सिलॉन क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन क्या हो रही है? उसकी ज्यादा हो रही है। तो बच्चों जैसे जैसे माध्यम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसकी एप्सिलॉन बढ़ती जाएगी। सबसे कम जो एप्सिलॉन होती है वो किसके लिए होती है? निर्वात, या इसी को हम वायु के लिए भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज। अब बात करते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ये दोनों क्या है? माध्यम के परावैद्युतांक है। तो माध्यम, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा निर्वात से ज्यादा होगा। ये बात तो आपको समझना है भाई। सबसे कम किसके लिए? निर्वात के लिए। तो अगर माध्यम में जाऊंगा तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? और बढ़ता जाएगा। माध्यम का परावैद्युतांक ज्यादा होता है, यानी कि अगर बात करूं मैं निर्वात का परावैद्युतांक इज ग्रेटर देन माध्यम का परावैद्युतांक, यानी कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? अगर निर्वात के परावैद्युतांक को मैं लिखूं एप्सिलॉन नॉट, तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा? एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम फॉर मीडियम, माध्यम। सो एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन मीडियम, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा किससे ज्यादा होता है? निर्वात के परावैद्युतांक से ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया। अब बच्चों एक और चीज आती है सापेक्ष परावैद्युतांक। अब देखो, सुनो बात को। अब जैसे जल का परावैद्युतांक इतनी लंबी चीज, कांच का परावैद्युतांक इतनी लंबी चीज, तो इन सबको कौन याद रखेगा यार? इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू। तो उसने क्या कहा? उसने इस चीजों से समझने के लिए, इन चीजों से निपटने के लिए हमें एक नई टर्म दे दी, जिसका नाम है सापेक्ष परावैद्युतांक। सापेक्ष परावैद्युतांक इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी।
अब एप्सिलॉन आर लिख दो, आर फॉर रिलेटिव, ओ फॉर निर्वात और एम फॉर मीडियम। सो सापेक्ष पराविद्युतांक के रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम और निर्वात की पराविद्युतांक का अनुपात, यानी कि सापेक्ष पराविद्युतांक किसके इक्वल होती है, माध्यम के पराविद्युतांक और निर्वात के पराविद्युतांक के अनुपात के इक्वल होती है। यहां से एप्सिलॉन एम लिखा जा सकता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस चीज को समझते हैं। सापेक्ष पराविद्युतांक क्या है कि मान लो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना बोल दिया कि कांच की ले लो या लकड़ी की ले लेते हैं, लकड़ी का पराविद्युतांक बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर लकड़ी का पराविद्युतांक इतनी बड़ी टर्म नहीं, आप क्या करो, लकड़ी का पराविद्युतांक निर्वात के पराविद्युतांक से 4 गुना अधिक है, निर्वात के पराविद्युतांक से 4 गुना अधिक है, तो आप क्या करोगे, निर्वात का पराविद्युतांक इंटू 4 लकड़ी का पराविद्युतांक कर देंगे। मैंने बोला कुछ भी ले लेते हैं, जैसे केरोसिन का पराविद्युतांक, तो आप क्या बोलोगे, सर केरोसिन का पराविद्युतांक निर्वात के पराविद्युतांक से 2 गुना अधिक, क्या बोलोगे, 2 गुना अधिक है, आपको केरोसिन का मिल जाएगा। इस तरीके से हम तो सापेक्ष पराविद्युतांक को शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस बॉक्स में अपन एग्जांपल ले लेते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी हुई है आपको 2, ठीक है, और आपसे पूछा गया माध्यम का पराविद्युतांक बताओ। मान लो किसी भी माध्यम के लिए आपको सापेक्ष पराविद्युतांक की वैल्यू दी हुई है 2, क्या बोलेगा वो, किसी माध्यम के लिए ऐसा क्वेश्चन बोलेगा वो, किसी माध्यम के लिए सापेक्ष पराविद्युतांक कितना है, 2 है, तो माध्यम की पराविद्युतांक बताओ। क्या निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ है 2 और एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन एम का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, ये दोनों को कैलकुलेट करो, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 रखो, जो आंसर आएगा वो मीडियम का पराविद्युतांक। कौन सा रॉकेट साइंस है। तो सापेक्ष पराविद्युतांक कुछ नहीं, सापेक्ष पराविद्युतांक कुछ ही नहीं है, माध्यम का पराविद्युतांक और निर्वात का पराविद्युतांक दोनों का अनुपात लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज है। अब इस चीज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि आपको इस तरीके से माध्यम का पराविद्युतांक देखने पूछने को मिलेगा, नहीं, क्वेश्चन कुछ और अच्छे से आएंगे। वो सारे क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो सब हम सोल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिसका नाम है विद्युत बल रेखा। तीसरा टॉपिक आज का विद्युत बल रेखा है। इसको कॉपी कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कल के लेक्चर में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करने वाले हैं। तो इसे कॉपी कीजिए और बात करते हैं हम हमारी विद्युत बल रेखाओं की। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत बल रेखाएं और आखिरी टॉपिक भी है। अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं एक्चुअली में है क्या चीज। विद्युत बल रेखाएं एक्चुअली में है क्या चीज बच्चों। अगर मैं बात करूं किसी भी आवेश की, किसकी, किसी भी आवेश की, मान लेता हूं किसी भी आवेश की मैं बात करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, किस आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हर एक आवेश से कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कम हो या ज्यादा हो वो बात की बात है, लेकिन विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा सर। अब जो है होता क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उसे प्रस्तुत कैसे किया जाए, उसको कैसे हम डिनोट करें कागज पेन पर, ठीक है। तो उसके लिए फैराडे भाई साहब ने क्या बनाया, विद्युत बल रेखाएं बनाई। क्या बनाई, विद्युत बल रेखाएं। तो सबसे पहले अब आपको अच्छे से पता है, अगर एक धनावेश है, अगर एक धनावेश है तो धनावेश से हमेशा क्या हो, लाइन बाहर निकलती है, धनावेश से हमेशा लाइन बाहर निकलती है, ये तो आपको पता है, धनावेश से हमेशा बाहर लाइंस निकलती है ना।
धनावेश से सदैव क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्यों? सपोज, क्यों ऐसा क्यों? इसलिए देखो मान लो यहाँ पर मैं कोई एक बिंदु आवेश लेके आया क्यू नॉट। अब बिंदु आवेश पर चार्ज कितना, प्लस। अब ये प्लस इस प्लस को क्या, ये वाला प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा इसका मतलब बिंदु आवेश कहां जाएगा, इससे दूर जाने की कोशिश करेगा। अगर दूर जाने की कोशिश करेगा इसका मतलब इसकी जो बल रेखा है कुछ इस तरीके से। भाई दूर जाने का मतलब क्या है कि बाहर की तरफ जाना। भाई दूर जाने का मतलब क्या है, आवेश से बाहर की तरफ जाना। तो कुछ इस तरीके से है की रेखा है। इसी के अपोजिट अब अगर मैं यहां पर प्लस क्यू चार्ज की जगह कैसा आवेश लेके आता हूं, माइनस क्यू आवेश लेके आता हूं। कौन सा आवेश लेके आता हूं, माइनस क्यू आवेश, बोले तो ऋण आवेश लेके आता हूं। तो क्या होगा, ऋण आवेश में हमेशा जो बल रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ आती हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि ये बल रेखाएं क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है। बल रेखाएं क्या कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होगा। जैसे कैसे, मान लो यहाँ पर कोई एक आवेश बिंदु आवेश रख दिया मैंने। अब ये जो बिंदु आवेश है ये वाला माइनस चार्ज यानी ये ऋण आवेश क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपनी ओर आकर्षित करेगा मतलब ऋण आवेश, ये जो बिंदु आवेश है वो इस तरफ गति करेगा। इस तरफ गति करेगा इसका मतलब इस पर बल भी क्या होगा, इस दिशा में। बल इस दिशा में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इस दिशा में होगा। क्योंकि आपको पता है बल और विद्युत क्षेत्र दोनों आसपास चलते हैं। तो जो इसका आवेश की गति होगी, आवेश का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यानी कि सभी बिंदु आवेशों को क्या करेगा, आओ 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 मेरे पास, आओ मेरे पास। यानी कि ये क्या करेगा, सभी को अपनी तरफ बुलाएगा। बुलाएगा इसका मतलब जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का, बिल्कुल जाने का। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा यानी बिंदु जितनी भी बल रेखाएं वो क्या होगी, अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। वर्ड पर ध्यान देना, मैं क्या बोला, अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर बाहर की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। यानी कि अगर यहाँ लिखूं कि बल रेखाएं बाहर की ओर, ठीक है, यहां पे बल रेखाएं आवेश के अंदर की ओर, आवेश के अंदर की ओर, आवेश के अंदर की ओर। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में धनावेश है, मेरे हाथ में क्या है, धनावेश। क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्या इससे बल रेखाएं निकल रही है, नहीं निकल रही। सर आपने तो यहाँ निकाली है तो चीटिंग कर दी। चीटिंग नहीं करनी। ये क्या है बच्चों, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, काल्पनिक रेखाएं। मतलब सिर्फ मैंने इसे समझने के लिए ड्रॉ, मैंने क्या किया, इसको समझने के लिए ड्रॉ किया है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ आवेश रख दो तो इस तरीके से फील्ड लाइंस या बल रेखाएं बाहर निकलेगी, ऐसा नहीं है। बस मैंने इसको क्या ग्राफ की तरह कागज पेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इसे बनाया है बल रेखाओं को। तो बल रेखाएं क्या है कि बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है बच्चों, काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके अनुदिश बिंदु आवेश गतिमान होता है। बिंदु आवेश गतिमान होता है। अर्थात मतलब ये, अरे भाई यहां पर पॉइंट चार्ज रखा तो वो कैसे गया, इस तरफ गया। यानी कि अगर यहां पर भी मैं विद्युत बल रेखाएं बनाई तो कैसी बनाई, इस तरह से बनाई। यानी कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, आवेश, बिंदु आवेश जिस तरीके से गति कर रहा है उसके पीछे पीछे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, बिंदु बल रेखाएं बन गई। भाई ये सारी लाइंस मैंने कैसे ड्रॉ करी, बिंदु आवेश की वजह से तो ड्रॉ करी। मान लो मैंने यहाँ बिंदु आवेश रख दिया, अब ये बिंदु आवेश कैसे गति करेगा, सर ऐसे गति करेगा। ऐसे गति करेगा, ऐसे गति करेगा। अगर ऐसे ही ये गति करने वाला है तो मैं क्या करूं कि इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्या इसी लाइन पर ये बिंदु आवेश गति करेगा, हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल इसी आवेश पर बिंदु आवेश गति करेगा, इसी लाइन पर बिंदु आवेश गति करेगा। यानी कि
बिंदु आवेश क्या कर रहा है, इस बल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। तो मैंने वही लिखा कि बिंदु आवेश गतिमान होता है, जिसके अनुदिश बिंदु आवेश क्या हो, गतिमान होता है। ऐसा नहीं बिंदु आवेश हो, कोई भी चार्ज लेकर आ जाओ, बड़ा चार्ज ले लो छोटा चार्ज ले लो, वो बात की बात है क्या होगा, लेकिन क्या होगा इसी तरीके से उस वो बिंदु जो भी आवेश जो मान लो आप बड़ा आवेश लेके आ जाओगे q, तो वो भी क्या करेगा, इसके अनुदिश ही गति करेगा। ठीक है, अब वो प्लस है या माइनस है, बाहर निकलेगा अंदर जाएगा, वो बात की बात, लेकिन क्या करेगा वो इन बल रेखाओं के अनुदिश ही गति करेगा। तो ये क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं। वे काल्पनिक क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं, जिनके अनुदिश बिंदु आवेश गति करेगा। यानी कि इन काल्पनिक रेखाओं पर अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को रख दूं, तो जैसे जैसे ये लाइन जा रही है वैसे वैसे ही मेरा आवेश बिंदु आवेश भी चला जाएगा। ये ले यहाँ आके बिंदु आवेश रख तू इस पॉइंट पे, तो क्या होगा सर, लाइन तो ऐसे जाएगी तो आवेश भी कैसे जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये वाला केस है, कॉपी करो यहां तक बच्चों। अब जो मेन विद्युत बल रेखाओं से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आप करने वाले हो, या जितने भी प्रश्न बनते हैं, वो विद्युत बल रेखाओं की इन गुणधर्मों अर्थात इनकी प्रॉपर्टीज से बनते हैं। कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन, विद्युत बल रेखाएं कदापि एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। कैसे, जैसे मान लो कि इस तरीके से मैंने कोई एक आवेश लिया, दूसरा आवेश ले लिया मैंने यहां पे ले लिया माइनस। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि यहां से बल रेखाएं निकलेगी और इस तरीके से बल रेखाएं जाएगी। ठीक है, ये भी प्लस ही ले लेता हूं, चलो दोनों आवेश धन आवेश, इधर से भी बाहर निकलेगी फिर बल रेखाएं और इधर से भी बाहर निकलेगी, यहां पर भी इस तरीके से जाएगी और यहां पर भी एक दूसरे को जाएगी। तो क्या ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी, नहीं कर पाएगी। ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। क्यों, उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। उसका रीजन ये है, उसका रीजन क्या है, चलो उस वाले पॉइंट को छोड़ देते थोड़ी देर, इस वाले पॉइंट पे आओ कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है ना। यानी कि इस पॉइंट को समझेंगे, फर्स्ट नंबर पॉइंट को, पहले फिफ्थ नंबर को समझ लेते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो ये प्लस क्यू आवेश यहां पर इस तरीके से कोई विद्युत बल रेखा निकल रही है, तो मैंने बोला आपसे कि उठा के कि इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। आप क्या करोगे, सीधी यहां से एक स्पर्श रेखा खींची, स्पर्श रेखा खींच के एरो बना दो। सर ये लो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तरह इस तरफ, कुछ ऐसा बिल्कुल ऐसा। सर मान लो कि इधर निकल गया, इस तरफ कोई विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, मैंने बोला कि इस वाले पॉइंट Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। आप क्या करो, इस Q पॉइंट पर गए और एक स्पर्श रेखा खींची, सर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे दी जा सकती है, उस पर कि उसकी बल रेखा पर किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचो। क्या खींचो, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा क्या बताएगी, उसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। बहुत बढ़िया सर, हो जाएगा काम खत्म। ठीक, तो दूसरा और एक और पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, तो सर बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करता है। मतलब जहां पर ज्यादा विद्युत क्षेत्र का घनत्व होगा, ये ले एक इस तरीके से मैं ले लेता हूं, ये ले ले प्लस 2q, एक ये ले लो माइनस q, या सिर्फ इतना ही ले लेते हैं बच्चों। यहां से इस तरीके से अन टू सन, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से यहां पर विद्युत बल रेखाएं बार बार निकल रही है। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि जैसे जैसे मैं आवेश से दूर जाऊंगा, मेरे जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो कम होता जाएगा। तो यहां पर देखो, आवेश से दूर, आवेश से दूर इन दोनों बल रेखाओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा, यानी कि यहां पर बल रेखाओं का घनत्व क्या है, कम है। घनत्व क्या है, कम है। इसी की अपेक्षा अगर यहां देखो, आवेश के बिल्कुल पास हो, आवेश के पास आए तो इन बल रेखाओं का यहाँ पर घनत्व क्या है, ज्यादा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या है, कम है, और यहाँ पर दूरी ज्यादा है, तो इनका घनत्व क्या है, यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे घनत्व ज्यादा, जहां घनत्व ज्यादा वहां विद्युत क्षेत्र का मान भी, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे कि क्यों ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। तो बच्चों मान लो एक आवेश लिया मैंने,
इन्हें कोई भी एक आवेश लिया प्लस वाला, ठीक है, यहां से इस तरीके से एक विद्युत क्षेत्र गया और एक विद्युत क्षेत्र की बल रेखा इधर होगी। अब ये दोनों क्या करनी चाहिए, एक दूसरे को कट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। क्यों नहीं करती, मान लो इस बिंदु पर मैं आपसे विद्युत क्षेत्र पूछता हूं, कहां बताओगे सर, इस बिंदु पर आओ, विद्युत स्पर्श रेखा खींचो, ये रहा विद्युत क्षेत्र, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, सर यहाँ स्पर्श रेखा खींचो, ये विद्युत क्षेत्र, मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अब देखो इस वाली रेखा के लिए तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा और इस बिंदु ऋणावेश है इसके लिए विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। एक ही बिंदु के लिए दो विद्युत क्षेत्र, एक ही बिंदु के लिए दो विद्युत क्षेत्र, क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। दूसरी चीज, विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। बच्चों सुनना बात को, आपको अच्छे से पता है कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से तो निकलती है और माइनस में एंटर होती है, प्लस से निकलती है और माइनस में एंटर होती है, ठीक है। अब अच्छा बच्चों, जस्ट प्रीवियस एग्जाम में मेरे से गलती हुई, मैंने यहाँ पे माइनस चार्ज ले लिया और उससे भी बल रेखाएं निकाल दी, उस माइनस चार्ज की जगह आप क्या ले लेना, प्लस चार्ज ले लेना, ठीक है, सॉरी। अब अगर मान लो कि माइनस से क्या होता है कि जो विद्युत बल रेखा है वो एंटर होती है, लेकिन बंद लूप का मीनिंग क्या है, बंद लूप का मीनिंग ये है कि प्लस से निकले माइनस में एंटर हो और वापस माइनस से निकल के प्लस में एंटर हो जाए, यानी कि पूरा एक कंप्लीट साइकिल इस तरीके का बन जाए, इसे बोलते हैं बंद लूप। क्या बोलते हैं, बंद लूप। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी इस बंद लूप को फॉलो नहीं करती है, हमेशा प्लस से निकलेगी और माइनस में एंटर होगी, हमेशा प्लस से निकलेगी और माइनस में एंटर, तो ये कभी भी बंद लूप क्रिएट नहीं करती है। बंद लूप क्रिएट करने का मतलब क्या, कि प्लस से निकले माइनस में जाए, फिर वापस माइनस से निकले और प्लस में जाए। बंद लूप करने का मतलब क्या है, प्लस से निकले माइनस में जाए, वापस माइनस से निकल के कहां चली जाए, प्लस में चली जाए, तो ये कभी भी संभव नहीं है। दूसरी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों ओर सममित होती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर यहां प्लस लिया और एक माइनस लिया तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हुई, है ना। तो इधर से यहां से बल रेखाएं निकली इस तरह, तो बचे ये जो बल रेखाएं हैं ये इस वाली लाइन के, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों तरफ सममित होगी, ये थोड़ी सी गलत बन गई, दोनों ओर क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, जैसी ऊपर है वैसी, ये थोड़ी सी मेरी ड्राइंग गलत है, तो जैसी ऊपर दिखेगी वैसी आपको नीचे दिखेगी, यानी कि ये सममित होती है, सिमेट्रिक होती है। क्या होती है, सममित होती है, सिमेट्रिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बल रेखाओं की संख्या, आवेशों का मान, अर्थात ये कि जहां पर आपका आवेश ज्यादा है, आवेश का मान ज्यादा है, वहां पर आप बल रेखाएं ज्यादा बनाओगे, बल रेखाओं की संख्या ज्यादा बनाओगे। कैसे, जैसे ये लिया आपने +2q चार्ज और इधर लिया आपने +q चार्ज, तो आपको हमेशा क्या करना है, अब इन दोनों में से आवेश का मान क्या है, कहां ज्यादा है, +2q में और +q में, आवेश का मान यहां ज्यादा है, तो यहां ज्यादा, इसका मतलब यहां पर बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा, यहां पर बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी। आवेश का मान यहां कम है, तो यहां पर बल रेखाओं की संख्या इसकी तुलना में कम होगी, कितनी कम होगी वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसकी तुलना में कम होगी। देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कितनी है, 4, ठीक है, यहाँ 10 कर दो, यहाँ 6 कर दो, जो भी करो, बट हमेशा ध्यान रखना कि जिस आवेश का मान ज्यादा है उस पर बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी और जिस आवेश का मान कम है उसकी बल रेखाओं की संख्या कम होगी, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि जहां पर बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, उसका मतलब उसका आवेश का मान कम है। इससे रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन है, अब बहुत डेंजरस क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला, उसने ये बोला इस तरीके से एक आवेश दे दिया, इधर एक आवेश दे दिया, ठीक है,
ओके बच्चों, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये होगी, ठीक है। एक बल रेखा ये निकाल दी, एक बल रेखा इस तरीके से निकाल दी, ये हो गया एक। उसने बोला कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक आवेश रखा हुआ है Q1 और दूसरा आवेश यहां रखा हुआ है Q2। अब उसने ये बोला कि Q1 और Q2 में से कौन सा आवेश धनावेशित है, कौन सा आवेश ऋणावेशित है। पहला क्वेश्चन तो क्या, आवेशों की आपको प्रकृति बतानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन उसने ये पूछा कि कौन सा मान Q1 बड़ा है Q2 से या Q2 बड़ा है Q1 से, या दोनों आवेश बराबर हैं। मतलब उनका मान पूछा उसने, उनका मान पूछा। तो अब करना क्या है, देखो पहली बात तो ये है कि बल रेखाएं कहां से निकलती है, धनावेश से बल रेखाएं निकलती है, और कहां एंटर करती है, ऋणावेश में। तो यहां देखो बल रेखाएं कहां से एंटर हो रही है, सॉरी बल रेखाएं कहां से निकल रही है, Q1 आवेश से। तो Q1 तो क्या हो गया, धनावेशित हो गया, और Q2 में एंटर हो रही है, इसका मतलब Q2 क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो खत्म, पहला क्वेश्चन तो खत्म कि Q1 है पॉजिटिव चार्ज और Q2 है नेगेटिव चार्ज। भाई सिंपल सी पूछी उसने कि प्रकृति बताओ, तो कि जहां से बल रेखाएं निकलती है उसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हो, जहां पर बल रेखाएं एंटर होती है उसे नेगेटिव चार्ज बोलते हो। तो Q1 क्या है, पॉजिटिव, और Q2 क्या है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि Q1 से बल रेखाएं निकल रही है और Q2 पे बल रेखाएं एंटर हो रही है, देखते ही पता चल रहा है। दूसरा बात पूछा Q1 और Q2 में क्या संबंध है, यानी कि Q1 और Q2 में से कौन बड़ा कौन छोटा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जहां बल रेखाओं की संख्या ज्यादा उसके आवेश का मान भी उतना ही ज्यादा। यहां बल रेखाओं की संख्या 1 2 3 4, इसके लिए बल रेखाएं 4, इधर बल रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, याद करेंगे सारा पार्ट। कितनी बल रेखाएं, 8। तो बताओ भाई कौन सा ज्यादा, ऑटोमेटिक पता चल रहा है Q1 ज्यादा Q2 छोटा। भाई जिसकी बल रेखाएं ज्यादा उसके आवेश का मान भी ज्यादा, और जिसकी बल रेखाएं कम उसके आवेश का मान भी कम। हाँ, बल रेखाओं की मदद से मैं कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता आवेशों की, आवेशों का एग्जैक्ट मान नहीं पता लगा सकता। भाई Q1 कितने कूलम है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर आइडिया हो गया कि Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, और मुझे मतलब भी इसी से था। ये था बच्चों एम्स का क्वेश्चन 2006। इसी क्वेश्चन को आईआईटी ने पूछा था 2010, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, है ना। हो गया। तो ये बच्चों अब आगे और दो चार प्रॉपर्टीज और हैं उन्हें करते हैं, तब तक आप यहां तक कॉपी कीजिए और इस क्वेश्चन को एग्जांपल को जरूर नोट कीजिए, इस एग्जांपल को नोट करो, ठीक है। इस एग्जांपल को नोट कीजिए। लास्ट प्रॉपर्टीज पे आते बच्चों, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर क्या कहने का मतलब है कि दोनों तरफ अगर समान नेचर या समान प्रकृति के आवेश हैं तो क्या होगा, दोनों की फील्ड लाइन से वो लंबा, दोनों की फील्ड लाइन जो है वो लंबवत रूप से एक दूसरे से दूर होती है। लंबवत रूप मतलब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का काम करती है। कैसे, कि जैसे ये प्लस लाइन, अब यहां तक तो ठीक है, इस वाली लाइन की बात करें, ये प्लस वाली लाइन इधर जाएगी और ये वाली प्लस वाली लाइन इधर जाएगी। ये प्लस लाइन क्या है, अब इसने इस तरफ एंटर होने का सोचा, अब जैसे इसने इस तरफ एंटर होने का सोचा, देखा बगल में कौन है, एक और पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। इसने भी इसे देखा, इस वाली फील्ड लेने की कोशिश करी, इधर जाने की कोशिश करी, देखा वापस वहां से क्या है, प्लस है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपना रास्ता बदल लेगा। जैसे आप बदलते हो, मान लो स्टूडेंट जाए, अब स्टूडेंट सीधा जा रहा था, पता चला रास्ते में सर दिख गए, तो ये क्या करेगा, अपना रास्ता बदल लेगा। तो वही काम इस फील्ड लाइन ने किया। तो ये क्या करती है, परपेंडिकुलरली, यानी कि इन दोनों रेखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रूप से एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। देखो सभी बल रेखाएं यहाँ पर क्या कर रही है, लंबवत रूप से एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रही है। अपोजिटली अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यानी कि विपरीत आवेश है तो क्या होगा कि ये जो है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के समानांतर रूप से एक दूसरे से सिकुड़ने का काम कर रही है।
ये क्या कर रहा है, जैसे पॉजिटिव से कोई बल रेखा निकली, पॉजिटिव से कोई बल रेखा निकली, इधर नेगेटिव बैठा तो उसने क्या कहा, अरे रे इधर चलिए मेरे पास आ जा, उसने इधर बुला लिया। इधर से कोई बल रेखा इधर चली चाहिए थी, इधर ये नेगेटिव बैठा, इसने क्या कहा, अरे उधर कहाँ जा रही है, इधर, तो इसने अपनी तरफ बुला लिया। इस तरीके से ये क्या हो गया, सिकुड़ गई, लंबवत रूप समानांतर रूप से सिकुड़ गई। ठीक है, ये दोनों करो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन से जो बल रेखाओं से रिलेटेड है वो करते हैं, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक भी किसी कंपटीशन एग्जाम में आया 2007 या 2010 के किसी कंपटीशन का क्वेश्चन है। अब बहुत ही रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन है, दो चार्ज दिए उसमें प्लस प्लस ठीक है बराबर है, दोनों की फील्ड लेंथ, दोनों की वैल्यू बराबर है, प्लस प्लस है ना। यहाँ पे क्या है, दोनों की फील्ड वैल्यू भी, इनकी दोनों की वैल्यू भी बराबर है, इन दोनों का परिमाण भी बराबर है ना, हो तो उससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। उसने इस तरीके से फील्ड लेंथ ड्रॉ करी, अलग अलग पॉइंट दे दिए उसने, ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया। उसने क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, इन तीनों में आपस में रिलेशन बताओ। बोले तो कि कौन सा फील्ड ज्यादा होगा, कौन सा फील्ड कम होगा। याद कर, मैंने बताया जहां डेंसिटी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। क्या यहाँ पे डेंसिटी, और यहाँ तो कोई डेंसिटी छोड़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो। क्यों, क्योंकि एक तो ये पॉइंट बिल्कुल मिडल में है, अगर दोनों तरफ बराबर चार्ज है तो मिडल में तो जीरो होना ही है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो देखो, यहाँ पर कोई फील्ड लाइंस नहीं है, और अगर कोई फील्ड लाइन नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कोई फील्ड लाइन नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और हाँ, आ गया बात समझ में, आ गया, यानी कि ई सी तो सबसे कम होगा। ई ए और ई बी की बात करते हैं, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो डेंसिटी है वो, यहाँ की जो डेंसिटी है एट बी और डेंसिटी एट ए, देखो कहाँ ज्यादा लग रही है, आप खुद देखना, ए पे ज्यादा लग रही। ए बिल्कुल क्या है, दो फील्ड लाइंस के बीच में है, और इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच का गैप देखो, और इन दोनों फील्ड लाइंस के बीच का गैप देखो, गैप यहाँ कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सी। खत्म, ये रिलेशन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से एक और अच्छा क्वेश्चन, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो करो। सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हो रहा है बच्चों, लेकिन बड़ा सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाओ। अगर क्वेश्चंस करने हैं, टॉपिक समझना है तो लेक्चर बड़ा होगा। मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, 50 मिनट के लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी नहीं करवा सकता और टॉपिक भी सही से नहीं करवा सकता। खैर छोड़ो, यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ पॉइंट है बी और यहाँ पॉइंट है सी। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी में रिलेशन निकालना है। क्या होगा देख ले यार, यहाँ पे डेंसिटी लगभग बराबर दिख रही है, सो ई ए और ई सी तो आपस में बराबर है। यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, इसका डेंसिटी कम दिख रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कम होगा। खत्म भाई। यहाँ पर ए और सी में देखो, ये सी पॉइंट ए और सी में देखो, दोनों में डेंसिटी बराबर दिख रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा। सिमेट्रिसिटी दिख रही है यार दोनों तरफ। अगर इस लाइन को ऐसे काट दूं तो जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही यहाँ दिख रहा है, तो जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा। सो ई ए और ई सी आपस में बराबर। बी की बात कर लूं तो बी में क्या है, काफी गैप है, गैप है यानी डेंसिटी कम है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कम। खत्म, ये दोनों क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो बच्चों ये आज के क्वेश्चंस खत्म हुए, कुछ प्रॉपर्टीज है वो और सोल्व करते हैं। ओके बच्चों, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज है कि बल रेखाएं अनंत पर समाप्त होती है, अर्थात अच्छा बच्चों, किसी भी आवेश के लिए बल रेखाएं कब कहां, किसी भी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कहां 0 होगा। भाई बल रेखाओं का सीधा सीधा संबंध किससे है, बल रेखाओं का सीधा सीधा संबंध किससे है, विद्युत क्षेत्र से है। कि जहां बल रेखाएं हैं वहां विद्युत क्षेत्र है, या जहां विद्युत क्षेत्र है वहां बल रेखाएं हैं। तो जहां विद्युत क्षेत्र 0 वहां बल रेखाएं गायब, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0
वहां बल रेखाएं समाप्त, खत्म, सिंपल सी बात, बल रेखाएं समाप्त। और आपको मुझे अच्छे से पता है कि विद्युत क्षेत्र कहां जीरो होता है, किसी भी आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र कहां जीरो होता है भाई, जरा बता दो, अनंत पे जाके। जब आपने आवेश को कहां रखा था, किसी भी आवेश के लिए अनंत दूरी पर जाकर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। याद है, E = kq/r² निकाला था, r को जीरो पुट किया तो E इंफिनिटी आया था, याद है। और हाँ, सो जहां पर विद्युत क्षेत्र जीरो वहां पर बल रेखाएं समाप्त। इसका मतलब प्रैक्टिकली कहां पॉसिबल है, प्रैक्टिकली विद्युत क्षेत्र जीरो कहां पॉसिबल है, अनंत पर। किसी भी आवेश से अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है, याद है। तो आवेश से अनंत दूरी पर विद्युत बल रेखाएं समाप्त हो जाएगी, मतलब उस आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कहां समाप्त होगी, अनंत पर समाप्त हो जाएगी। उस आवेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कहां समाप्त होगी, अनंत पर समाप्त होगी। क्यों समाप्त होगी, उसका रीजन आपको मिल गया, बिल्कुल मिल गया, अनंत पर, कहां पे, इंफिनिटी। ठीक है। दूसरी बात, विद्युत बल रेखा सदैव पृष्ठ के लंबवत होंगी। पृष्ठ के लंबवत से कहने का मतलब कोई भी सरफेस लूं हमेशा क्या होगी, इस तरीके से लंबवत होगी, हमेशा क्या होगी, लंबवत होगी। ऐसी आड़ी तिरछी सरफेस ली, इस पर भी क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत। ऐसा नहीं कि इस तरीके से कहीं पे भी बल रेखाएं बना दी, ये किसी भी एंगल पे बल रेखाएं बना दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी बल एंगल पर मैंने बल रेखाएं बना दी, नहीं, हमेशा बल रेखाएं किसी भी पृष्ठ के, जिस भी पृष्ठ के बना रहे हो उस पृष्ठ के लंबवत होंगी। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक ऐसी शेप आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, उसने आपसे पूछा था कि कौन से शेप में विद्युत बल रेखाएं ड्रॉ की जा सकती है। तो उसमें पहली जो शेप थी वो कुछ इस तरीके से थी बच्चे, इस तरीके से उसने एक सरफेस ली, एक पृष्ठ ली जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और उसने इस तरह से आड़ी तिरछी उसमें बल रेखाएं निकाली। क्या ये पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बल रेखाएं हमेशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होगी। तो ये वाला क्वेश्चन तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी उसने क्या किया, प्लस से निकाली लाइंस, ठीक है, माइनस से निकाली वो भी ठीक है, माइनस में इस तरीके से एंटर करवा दी, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, यहां पर माइनस से एंटर भी करवा रहा है फील्ड लाइंस, और माइनस से फील्ड लाइंस को बाहर भी निकाल रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तीसरा एक और क्वेश्चन था जहां पर उसने एक प्लस किया, एक मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। उसने इस तरीके से कोई 3 चार्जेस लिए हुए, ठीक है। अब उसमें से एक में फील्ड लाइंस एंटर करवा रहा है, फील्ड लाइंस बाहर निकाल रहा है, और इस वाले धनावेश में जो है फील्ड बल रेखाओं को एंटर करवा रहा है, तो ये भी कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है इस तरीके से। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसमें पॉसिबल है ना। तो बच्चों ये था आपका विद्युत बल रेखा है। आज हम इसी लेक्चर को यही खत्म करते। जानता हूँ लेक्चर थोड़ा लेंथी हो चुका है, बट आपको टॉपिक भी समझाना है और साथ में न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन सोल्व करने। तो इस बल रेखाओं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लगभग सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो अब बल रेखाओं के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में किसकी, प्रीवियस जो टॉपिक्स थे हमारे उन सभी के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों को हम वहां पर लेकर आए हैं, उन सभी आंकिक प्रश्नों को हमें वहां पर सोल्व करना है। सो प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि हम सभी आंकिक प्रश्न उसमें सोल्व करने वाले हैं। तो जिसको आंकिक प्रश्नों में प्रॉब्लम हो, मैं नहीं चाहूंगा कि स्किप करो, लेकिन अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप वो वीडियो स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, ठीक है। बट मैं नहीं चाहूंगा कि उस वीडियो वो सेपरेट मैंने इसीलिए बनाया है कि सारे के सारे जितने भी आंकिक प्रश्न हैं सब उसमें सोल्व करेंगे, ठीक है। पैटर्न सभी पैटर्न को एक साथ उस पर उस वीडियो में लाया जाएगा। तो मैं तो चाहूंगा कि आप एक बार उस वीडियो को देखें, लेकिन फिर भी अगर किसी को आंकिक प्रश्नों से, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में अगर किसी विद्यार्थी को आंकिक प्रश्नों में प्रॉब्लम है तो अब वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी तो मैं सोल्व करेंगे अपन। आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं।